अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, आज प्रोग्राम में मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। स्टूडियोज़ में ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, स्पोक्स पर्सन हैं फेडरल गवर्नमेंट के, और स्काइप के ज़रिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। गुफ्तगू का आगाज़ अकील मलिक साहब आपसे करेंगे। आप आज हमें बताएँ कि हम किसके ऊपर बात करें, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि वो रेगुलेट करे मीडिया को, सोशल मीडिया को। 20 अरब रुपए आपने मांग लिए हैं फेडरल बजट में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। हतक इज़्ज़त का आपने एक नया कानून इंट्रोड्यूस करवा दिया है। पैमरा की डायरेक्शंस आ गई हैं कि कोर्ट को कवर ना किया जाए, जजेस को भी साइलेंट किया जा रहा है। तो आप आज बताएं कि हम किस मौजू से शुरू करें। आज हम सबसे पहले बात करते हैं जो रऊफ़ हसन साहब पे हमला हुआ, वो ऑब्वियसली कोर्ट रिपोर्टिंग भी उस पर हुई और मीडिया भी उस पर रिपोर्ट करे। उसके अलावा आप बात करें ईरानी सदर का जो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। स्टार्ट कर लेते हैं जी बिल्कुल ठीक। रऊफ़ हसन साहब की गुफ्तगू सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब। आज जो उन्होंने अपने हमले के हवाले से बात की है, वो बिल्कुल वो ऐसे जिस्म नहीं थे, दे वर वेल ट्रेन्ड बॉडीज, टॉट मसल्स। वो लाजमी बात है कि वो ख्वाजा सरा नहीं धमकी दे रहे थे, मार देंगे मार देंगे मार देंगे, ये बार बार रिपीट कर रहे थे। सो ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो कराई गई। ये शख्स वाहिद जो है वो बैठा हुआ जहां भी, जिस घरौंदे में बैठा हुआ है, जिस स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है या जिस शैडो के पीछे छुपा हुआ है, वो कहता है कि जी जो मैं कहूँगा वही हकीकत है, और बाकी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कहेंगे वो कोई मीनिंग नहीं रखता। हमारे पार्टी के जो लोग हैं, मैं वो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला, क्या कोई पूछेगा उसको, क्या उसको कमरा अदालत पे बुलाया जाएगा। मैं बरमला इजहार करता हूं, अब मार तो हमें सकते हैं लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात बिलाशुबा, फॉर्म 47 हो या फॉर्म 45, उसके एतबार से, दोनों एतबार से सबसे ज़्यादा इनके बैक्ड कैंडिडेट्स हैं पार्लियामेंट में। इन्होंने आज उनके सेक्रेटरी इतलात ने जो गुफ्तगू की, गुज़श्ता रोज़ रऊफ़ हसन साहब पर हमला हुआ, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले सेनेट के फ्लोर पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, बिफोर आई कम टू अकील मलिक साहब, आप सुनवाएं ज़रा ये आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस हवाले से क्या कहा। जो लोग वहाँ पे ऐनी शाहिदीन है, उनका भी ये ख्याल था कि वो ट्रांसजेंडर्स ही हैं, और पुलिस की भी जो अभी तक की इब्तदाई तफ्तीश है उसमें भी यही आ रहा है। बाहर कैफ इतने बड़ी आबादी में ये वाक़यात होते हैं, लेकिन हुकूमत की संजीदगी पे शक ना किया जाए। अकील मलिक साहब, क्यों ना शक किया जाए हुकूमत की संजीदगी पर? देखिए, हुकूमत का काम है, पूरी जो एक क्रिमिनल मशीनरी है वो इनसेट हो गई है, मोशन उसका सेट हो चुका है। मतलब मैं माज़रत के साथ, मुझे आई बैक टू डिफ़र ऑन दिस कि रऊफ़ हसन साहब के साथ जो हुआ बड़ा अफसोसनाक हुआ और बहुत बुरा हुआ, और किसी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है और उसके साथ FIR लॉन्च हो चुकी है, पुलिस अथॉरिटीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी सारी रखे हुए हैं, और उस पर यह कह जाना कि उनकी बॉडीज़ को देख के ये नहीं लग रहा था कि वो ख्वाजा सराय थे, ये नहीं थे, ये कहाँ की एंथ्रोपोलॉजी पढ़ ली है। मतलब माज़रत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। अगर आपको किसी पे इल्ज़ाम लगाना है तो माज़रत के साथ हुकूमत पे और इदारों पे इल्ज़ाम मत लगाएं। लेट द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, बाकी भी वकला है आपके शो में, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कहीं भी कोई वकूआ होता है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, FIR दर्ज होती है, उसके बाद क्रिमिनल मशीनरी हरकत में आती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है अपना इन्वेस्टिगेशन, क्या वो कानून से हट जाएं, क्या वो ज़िम्नियाँ ना लिखें, क्या वो तफ्तीश ना करें, वो फ़ौरन से जाके उनको पकड़ने के लिए भी तो ऑब्वियसली बात कर रहे हैं ना। तो हमारी उसको FIR का हिस्सा नहीं बनाया गया, उनका फिर बयान रिकॉर्ड पे लेके ना कॉपी बताएं। अगर देखें, मैं दरखास्त एक लिखता हूँ और मैं एक दरखास्त लिखता हूँ, मैं कहता हूँ बखिदमत जनाब SHO थाना फलां, और मैं लिखता हूँ कि ये हुआ और वहाँ पे ये सारी सिचुएशन ही, और ये लोग थे, मैं उनको नामजद करता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि बज़ाहिर मुझे ख्वाजा सरा वो नहीं लगते थे, और साथ ही में वो कहते हैं कि जी ये लोग थे, या तो एक अननोन एविडेंस लोग हैं ना, मतलब उन लोगों की आइडेंटिटी तो नहीं पता चल रही कि वो कौन लोग हैं। अब वो कैमरा में आ चुके हैं, ऑब्वियसली ना मालूम ट्रांसजेंडर्स। कोई भी अगर किसी भी इंसान के साथ ये अफसोसनाक वाक़या हो, आप अली साहब से पूछ सकते हैं, आप खोकर साहब से पूछ सकते हैं, ना मालूम ही FIR होगी ना। अगर मालूम होता तो वो बाय नेम करते, सो एंड सो XYZ फलाना सन ऑफ
सो एंड सो रिहायशी यहाँ का। लेकिन अगर उन्हें किसी पे शक है उसको हुकूमत की इंटेंशन पे कोई शक नहीं होना चाहिए। हुकूमत देखें, अगर ये शक हुकूमत की इंटेंशन पे ज़रूर हो सकता कि अगर आपकी FIR लॉन्च ना होने देते या पुलिस फोर्स अपना इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश ना कर रही होती। सही। खोखर साहब, आपको हुकूमत की नीयत के ऊपर, इंटेंट के ऊपर शक है, जिस तरह तारड़ साहब कह रहे हैं कि शक ना करें? जी शुक्रिया ईसा भाई। बात यह है कि हुकूमत की नीयत पर हम शक शुबा उसका इजहार तो तब करें कि जब हमें एतबार हो कि हुकूमतों के पास कोई इख्तियार होता है कोई इस ज़िम्मन में कोई काम करने का। अभी आज से कुछ रोज़ पहले इस्लामाबाद से एक शायर हैं, उनको उठा लिया गया। हुकूमत बेबस है, हुकूमत नहीं बता सकती कि वो कहाँ हैं। सिर्फ अदालत में आकर अटॉर्नी जनरल ये बयान दे सकते हैं कि जनाब मैं पूरी कोशिश करूंगा और जुम्मे तक मैं उनको बाज़याब करा लूंगा। पुलिस बेबस है, हुकूमत बेबस है। इसी तरह पहले भी वाकयात हुए, मैं आपको कई वाकयात गिनवा सकता हूँ। असद तूर साहब का केस है, मतीउल्लाह जान साहब का केस है। क्या पुलिस पहुंच सकी उन लोगों तक जिन्होंने उनके साथ जो सलूक किया, जो हमने टीवी स्क्रीनों पर भी देखा? तो हम सबको पता है, हम सिर्फ मसलहत से काम लेते हैं, चश्म पोशी करते हैं। वो गुफ्तगू और वो हालात टीवी पर बात करने से कतराते हैं उनके बारे में, लेकिन मुल्क के लोगों को तो हकीकत का सबका पता है। हमारी मसलहतें हैं सियासतदानों की, सियासी जमातों की, हुकूमतों की, सहाफ़ियों की, मीडिया की, लेकिन अवाम की तो कोई मसलहत नहीं है। जिनके सामने ये सारे वाकयात आ रहे हैं, वो जो अपने जहन में नतीजा अखज़ किए हुए बैठे हैं, मैं उसको टीवी पर बयान करूं ना करूं, लेकिन 24 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग इस मुल्क के वो भेड़ बकरियां तो नहीं है कि वो मामलात को ना समझ पाए। तो हुकूमत, मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। बाहर तौर ये अपनी कोशिश कर लें, लेकिन माजी गवाह है कि इस मामले की तह तक ना पुलिस पहुंच पाएगी और ना हुकूमत पहुंच पाएगी। इसका हमें कुछ पता नहीं चलेगा। जो आपने गुफ्तगू की इस हवाले से, जो शायर अहमद फरहाद के हवाले से, प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो गुफ्तगू निकालें राना सनाउल्लाह साहब की, जिसमें उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के शो में ये बात करते हुए कहा था कि इस मामले को हल करना है तो रिमार्क्स देने से, नोटिस लेने से सो मोटो हल नहीं होगा मसला। इसको इन कैमरा कर दें प्रोसीडिंग्स को, बैठकर इस मसले का हल निकालें, मामला हल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि शायद उन्हें यकीन है कि अगर सो मोटो ना लिया जाए तो फिर वो इसका हल निकाल सकते हैं। बुखारी साहब, हुकूमत की इंटेंट के ऊपर क्या आपको कोई शक है? बिल्कुल जी शक है। पहली बात तो ये है कि हुकूमत की अपनी वर्थ क्या है जी, उनकी लेजिटिमेसी क्या है। 17 सीटों से जीत के बैठ के और गवर्नमेंट कर रहे हैं। अब जो स्पेसिफिकली मैं आ जाता हूँ, अगर 17 सीटों से ऑब्वियसली जी 17। रऊफ हसन साहब के ऊपर पहले बात कर रहे थे। रऊफ हसन साहब के इशू में उसको बताता हूँ। आई वॉज देयर, मैं हॉस्पिटल में था जब पुलिस आई और उनकी जब ड्रेसिंग हो रही थी तो शार्प वेपन यूज़ हुआ, उनको कट किया गया और 19 स्टिचेस आए उनके, और जिसके ट्रीटमेंट के बाद डेफिनेटली अब उनको जो है प्लास्टिक सर्जरी वाली एक डॉक्टर थी पेम्स हॉस्पिटल की, वो भी आई और उन्होंने आके किया कि जी अब प्लास्टिक सर्जरी के अलावा और हल कोई नहीं है। सो अब FIR पे आ जाता हूँ डायरेक्टली मैं। FIR में जो सेक्शंस लेवल किए पुलिस ने जी, दैट इज़ 324, 109 एंड 34 सेक्शन ऑफ PPC पाकिस्तान पेनल कोड। तो इनफैक्ट इसके अंदर जो मेन एलिमेंट था 337A2 A3 वो बिल्कुल भी नहीं है, और नंबर 2 इसमें 6, 7, 8 ये नहीं है जो हम पे तो पत्ता हिलाने पे भी हो जाते थे। सो गवर्नमेंट को डायरेक्टली अगर मैं कहूँ, इनडायरेक्टली ना कहूँ, तो डायरेक्टली मैं उनके ऊपर ज़रूर बर्डन डालूंगा कि ये उनका काम था। FIR में अगर सेक्शंस लेवल नहीं हुए तो ये ऑल्सो एक ये पूरे का पूरा एक मैं कहूँ कि उस FIR के कंटेंट्स अगर आप पढ़ें और जो रऊफ हसन साहब की स्टेटमेंट आई है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। 2 दिन कबल भी ख्वाजा सराओं ने ब्लू एरिया एक चैनल के जब वो नीचे उतरे तो उन्होंने कहा कि वहाँ भी मुझे पास आए एकदम, लेकिन लोग थे मेरे साथ जिस वजह से वो रुके। फुटेज सामने जी, उसकी फुटेज भी आ गई और वो इस FIR में मेंशन है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में लिखा। सो ये ऐसे नहीं है कि वो नीचे उतरे और एकदम से आगे ख्वाजा सरा और उन्होंने अटैक कर दिया। इट वॉज प्रॉपरली प्री प्लान्ड, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ उनकी, अगर आप FIR की या उनकी स्टेटमेंट की अगर कंटेंट्स पढ़ लें तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उनका होलिया ख्वाजा सराओं वाला था। उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि वो ख्वाजा सरा थे, उन्होंने कहा उनका होलिया वो था, बट उन्होंने मुझे कहा मार देंगे, और उनका जो फिज़िकल एक्शन था वो कुछ और शो कर रहा था। सो ये तो उसकी हद तक बात आ गई उनकी जो लेकिन ये जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमने फुटेज भी देखी, उसके बाद भी आपको नहीं लगता कि उस मामले को रिपोर्ट किया जाना चाहिए था, सीरियस लेना चाहिए था?
ताकि फिर आज शायद हम और ज़्यादा सवाल कर सकते बैरिस्टर साहब से कि ये तो पहले उन्होंने बता दिया था। देखें, ये फर्स्ट एपिसोड थी, मैं कहता हूँ वो उस पर भी यही कुछ होना था, लेकिन वो दैट वाज अ फेलियर बिकॉज कि वो ज़्यादा क्राउडी एरिया था, वहाँ पर उतरे साथ वहाँ लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने स्कफल नहीं होने दिया। ऑन द अदर साइड यहाँ पर जो था उनको मार्जिन मिल गया, टाइम मिल गया, ये अकेले वॉक करते हुए आ रहे थे और उसके अंदर जब उतरे वहाँ से और उनको टाइम मिला और उन्होंने कर दिया। एंड रिमेंबर वन थिंग ईशा भाई, इसके अंदर के जो शार्प है यूज़ हुआ है उनको कान से लेके यहाँ तक था, और मैंने खुद उनसे जब स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो रही थी आई वाज देयर, क्योंकि मैं ही उनके साथ वहाँ मौजूद था उस टाइम एज अ लीगल एक्सपर्ट भी। तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि उन्होंने मुझे शारक काटनी थी, और जितनी डीप उनको वाउंड आया, तो अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा सा वो नीचे होता तो ही माइट भी यहाँ पर कुछ और होता। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन सम हाउ द अदर, आप वन प्रिटेक्ट टू अनदर करें, वो गवर्नमेंट के ऊपर ही है। गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। जी, आप अगर ये कहें कि जी मैं भी तारड़ साहब का बयान सुना तो इतने बड़े शहर में ऐसे हो जाता है, यार इस तरह की इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आपका लॉ मिनिस्टर दे रहा है, इस तरह नहीं होता। एक तो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, आपको इस इंसिडेंट को सीरियसली लेना चाहिए। बैरिस्टर साहब 6-7 ATA नहीं लगी, जो जिनके साथ ये वाक़या पेश आया वो ये कह रहे हैं कि मेरे बयान को जो है वो FIR का हिस्सा नहीं बनाया गया। देखिए, उनका जो बयान है FIR, जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया कि अगर पुलिस ने कोई चेंजिंग की है तो उसमें डेफिनेटली आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी, ततिमा बयान भी होता है। वकील बैठे हुए हैं आपके सामने शो में और ज्वाइन किए हुए हैं, वो आपको कहेंगे कि अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, अगेन 22 से 22B का भी एम्बेड मौजूद है, वहाँ पे भी जाके जस्टिस ऑफ पीस को कहें कि जी मेरा वर्जन रिकॉर्ड नहीं किया गया, या दिस इज़ नॉट माई वर्जन। जहाँ ATA की आप बात करते हैं, 7 ATA 6 ATA, तो देखिए वहाँ पे ये ऐसे सेक्शन की और इतना लाइटली उसको लगा देना किसी भी FIR पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो ये कहूँगा कि उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर वो इंग्रेडिएंट्स मेकआउट नहीं होते तो 6 या 7 ATA नहीं लग सकता। सर, गुज़श्ता 2 साल में हज़ारों FIRs हुई हैं इन्हीं दफ़ात के ऊपर, जिन दफ़ात को आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं लगा दी। 9 मई के केसेस में हुई हैं, ऑब्वियसली उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पहले आप किस केस की, किसी स्पेसिफिक अगर केस की बात करें, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज हुआ, उसमें कुछ भी नहीं टूटा, कोई फायरिंग नहीं हुई थी, उसके ऊपर भी 7 ATA 6 ATA जो आपको मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें अगर आपने ऐसा कोई एक ऐसा इम्पैक्ट अवाम पे आया है या इस कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें खौफ व हिरास आपने जो है वो अवाम में फैला दिया है, तो ऑब्वियसली वो उस हवाले से एक सारी सिचुएशन है। लेकिन हुई हैं गुज़श्ता 2 सालों में ऐसी FIRs हुई हैं कि जो लोग मौके पर मौजूद नहीं थे उन पर भी 7 ATA। अगर पुलिस अथॉरिटीज़ ने नहीं लगाया तो मैं और ये बिलीव करते हैं कि वाक़तन रऊफ़ हसन साहब कि ये मेरे वर्जन नहीं है और मेरा वर्जन रिकॉर्ड बामुताबिक जिस तरह मैंने दिया है तो नहीं रिकॉर्ड किया गया, और सेक्शंस की इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए भी दरख्वास्त दी जा सकती है, तो रेलेवेंट फॉरम्स मौजूद हैं, उस पर दें, दरख्वास्त दें कि मैं समझता हूँ कि इसमें एंटी टेररिज्म एक्ट की शिकें लगनी चाहिए, और वो डेफिनेटली SP ऑपरेशंस हैं, SP इन्वेस्टिगेशन है या DIG ऑपरेशंस हैं, वो देखेंगे, और ऑब्वियसली फिर आप अगर ना लगे तो फिर हुकूमत को कहना। खोखर साहब का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, उनसे पूछ लेते हैं। खोखर साहब, 2 सालों में जितनी FIRs इंसदाद दहशतगर्दी के ज़ुमरे में हुई हैं, आपके ख्याल में वो सारी बिल्कुल दफ़ात बनती थी? और रऊफ़ हसन साहब के केस में ये जो वाक़या जो रिकॉर्ड भी हुआ, जिसकी वीडियोस भी बनी, जो CCTV पे भी अवेलेबल है, जहाँ पर एक 70+ शख्स जो है कैंसर सर्वाइवर है, उसके साथ इस किस्म का वाक़या पेश आता है, और ज़ाहिर है कि खौफ व हरास तो फैलेगा कि जब एक बड़ी सियासी जमात का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ये कर रहा है और यहाँ पर नहीं लगी। आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में अगर हुकूमत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और ये वाक़तन एक ऐसा वक़ूआ है कि जिसके नतीजे में माशरे के अंदर खौफ व हरास भी फैला है, और फिर जो इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ऊपर गया हुआ है, तो हुकूमत को बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर इसके अंदर 7 ATA लगती है और बाद में कोर्ट्स उसको 7 ATA को स्ट्राइक डाउन भी कर सकती हैं, लेकिन इस वक्त तो मुल्क के अंदर अगर आप बेहतर एक फराखदिली का मुजाहरा करें, ग्रेशियसनेस का मुजाहरा करें, मुल्क के अंदर अगर आप हकीकतन इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिकल टेम्परेचर कम करने में, अगर आप वाकई आपके बयान ये सिर्फ लफाजी की हद तक महदूद नहीं है और आप ये फील करते हैं कि एक सियासतदान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो बहरहाल एक बड़ी जमात के तर्जुमान हैं,
तो फिर आप आगे बढ़िए और उनकी जो बात है वो मान लीजिए, क्या हर्ज है, इससे कौन सा आसमान गिर पड़ेगा। और जहां तक May 9 की आपने एग्जांपल दी, मैं भी ये समझता हूँ कि May 9 के बाद प्रोसिक्यूशन जो लोग इन्वॉल्व थे उस केस में May 9 के वाकयात में उनकी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जो May 9 के वाकयात को बुनियाद बना के जो प्रोसिक्यूशन हुई पूरे मुल्क में, उसमें हमें लातादाद वाकयात ऐसे मिलते हैं कि जिसमें दहशतगर्दी की दफात का बरमला और खुला इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर पॉलिटिकल टेम्परेचर्स कम करने की बात है, मेरा ख्याल है कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। सही। बैरिस्टर साहब ये बताइए कि खोखर साहब भी जैसे कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, अब आपने कहा कि बड़ा सीरियस मामला है, जो 780 है 680 है, ये दफात लगाना बड़ा सोच समझ कर लगाई जाती हैं, तो वो तो लगा दी गई, इमरान खान पर भी लगाई गई, दीगर लोगों पर भी लगाई गई। फिर उन दफात के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ये कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे साथ बातचीत के लिए राज़ी हो जाएं तो इमरान खान की रिहाई की कोई सूरत निकल सकती है, तरीक़ाकार तय किया जा सकता है। एक शख्स जिसके ऊपर आप दहशतगर्दी की दफात लगा देते हैं, बगावत का मुकदमा कर देते हैं, जिसको आप कहते हैं कि उसने मुल्की राज जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, वो वजूद के लिए ख़तरा है, ये सब कुछ है। राना सनाउल्लाह साहब का सुनवाएं, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या इस हवाले से कहा। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने जो है एक और जगह पे भी गुफ्तगू करते हुए राना साहब ने कहा कि अगर वो राज़ी हो जाते हैं बातचीत करने के लिए तो उनकी रिहाई का कोई रास्ता तय किया जा सकता है। आप कैसे रिहाई का रास्ता तय कर सकते हैं इतने सीरियस मुकदमात जिस शख्स पर? आपने बड़ी अच्छी बात की, और मेरे ख्याल से राना साहब ने जो बात की है वो एक सियासतदान होने के हवाले से बात की है, और एक वो सियासी स्टेटमेंट के पहलू में अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वजह उसकी ये है कि जहाँ पे देखें 9th मई का केस है उससे डिनाई नहीं किया जा सकता, तोशा खाना का केस है उससे डिनाई नहीं किया जा सकता, साइफ़र केस है उसे डिनाई नहीं किया जा सकता, बाकी दीगर केसेस में मैं नहीं पढ़ता क्योंकि अब तोशा खाना में तो आई थिंक कुछ घड़ियाँ और भी निकल आई हैं और उनकी प्रोसिक्यूशन इज़ येट टू बी सीन। और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अलकादर ट्रस्ट का, उससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता, वेदर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो ये तमाम तर केसेस जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं उनकी, और इनका ट्रायल के वज़ीर दाखिला होते हुए ये FIRs काटी गई, ये दफात लगाई गई, इनका ट्रायल शुरू हुआ, वो राना सनाउल्लाह साहब थे। वही साहब फरमाते हैं कि ये बातचीत के लिए राजी हो जाएं तो हम रिहाई का तरीका। राना साहब ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़रूर दी है और उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अगर आके बैठ के बातें करेंगी तो ऑब्वियसली इसका हल निकल आ सकता है, इन द सेंस कि अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई हल तलब बात निकालनी है, उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना है, तो पॉलिटिकल सोल्यूशन 100 रास्ते हैं, निकल आ सकता है। सर, एक बंदे पे बगावत का मुकदमा हो, केसेस से उनको बरी ज़िम्मा नहीं किया जा सकता, मुल्क के वजूद के लिए खतरा करार दें, केसेस से उनको बरी ज़िम्मा नहीं किया जा सकता। क्या ये मुझे बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हो गए? नहीं। क्या उनके केसेस खत्म हुए? नहीं। उन्होंने केसेस में उनको सज़ा हुई, सज़ा के बाद लीगल प्रोसीजर था अपील का, अपील जिस तरह साइफर में अपील हुई हुई है, जिस तरह बाकी केसेस में इमरान खान साहब ने अपील की हुई है, वो अपील करें ऑब्वियसली, और फिर वहाँ पे अपील के मेरिट्स पे वो डिसाइड होगा कि अगर उनका वाक़तन कोई रिलीफ बनता है, जिस तरह कि आपने देखा कि वो टिरिन के केस में उनको मेरा तो खैर एक डिफरेंट स्टांस है, उसके ऊपर मैं नहीं चलूँगा, लेकिन टिरिन का केस उनको रिलीफ मिला, मतलब एट लिमिनी स्टेज पे ही मिल गया, लेकिन रिलीफ तो मिला ना। उनके खिलाफ एक दरख्वास्त थी, वो एक मेंटेनेबिलिटी पे नहीं ट्रीट हुई। बुखारी साहब वो जो राना साहब ने जो है वो स्टेटमेंट दिया था, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक सियासी बयान हो, तो आपने उसको सीरियस नहीं लेना। देखें, राना साहब तो ऐसे बयान देते ही रहते हैं, बात यह है कि एग्जीक्यूशन कैसे होगी। बयान दे देना, आपने बयान दे दिया, द इशू इज़ कि मैं तो बहुत उनको इस स्टेटमेंट के हवाले से एक बड़ा इमेच्योर स्टेटमेंट करार देता हूँ। देखें, आपने अगर आप कंपैरिजन नवाज शरीफ साहब से करें तो नवाज शरीफ साहब से कंपैरिजन तो हमारा बनता ही नहीं है। उसका इशू ये है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, आपने पार्टी हमारी को तोड़ने की पूरी कोशिश की, हमारा साइन बल्ला ले लिया गया, इसके बाद आपने सारी टॉप लीडरशिप को उठा के बयान दलवा के फारिग किया, और उसके बाद लास्टली अब खान साहब जेल में हैं, फर्स्ट लेडी जेल में है, और उसके बाद भी हमने इलेक्शन लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट आया वो तो आप सबको मुझसे बेहतर पता है। इस सारी कंडीशन को आप मियाँ साहब के साथ अगर मिलाते हैं तो बहुत बड़ा जुल्म होगा ये कि यार जिनको बायोमेट्रिक जो है वो
एयरपोर्ट पे हुआ। मैं इमरान खान साहब के साथ आखिरी शख्स था कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग में बैठे हुए बायोमेट्रिक और जब उनको गिरफ्तार किया और हमें भी डंडे पड़े, पेपर स्प्रे पड़ा। मियाँ साहब के साथ तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर उनको बाहर भेज दिया गया। अभी वो बाहर से बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे थी। 10 साल की कॉन्डेनेशन। तब भाई 7 दिन अगर लेट हो जाते हैं तो हैंग सेंटेंस के खिलाफ अपील का आपके जो है टाइम बाहर हो जाते हैं। आपने 10 साल कंडोन करके उनको दे दिया है कि एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ सलूक ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा हो गया या एक के साथ ज़रूरत से ज़्यादा बुरा हो गया? देखें जी, जो जिन साहब आपको एतराज़ भी है कि मियां साहब के साथ जैसा ट्रीटमेंट किया गया इससे बदतर करना चाहिए था, जैसा इमरान खान के साथ हुआ वैसा होना चाहिए? जो मियां साहब के साथ ट्रीटमेंट हुआ है वो तो एक ब्लू आई चाइल्ड है। मैं तो उनको यही कहता हूँ, वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी के साथ नहीं हुआ। इस तरह का मुझे बता दीजिएगा कि 50-50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर बाहर भेज दिया गया और 4-4 साल वो बाहर गुजार के आगे। एक नहीं, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, मैं सैटरडे को आप मुझे बताएंगे, मैं 1 बाय 1 पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर करूंगा और पूरा जो उनको रिलीफ मिले वो भी बताऊंगा और 1985 से ऑनवर्ड बताऊंगा सारे के सारा। पूरा होमवर्क है मेरे पास। अब मैं सेकंड साइड पे आ जाता हूँ। जो आपने दूसरी बात की, जो मैं क्योंकि रऊफ हसन साहब को मैं ज़रूर 2 मिनट के लिए इनको जवाब एड्रेस करूँगा अपने भाई को। 22A भी मैं क्यों दूँ? मैं मेरे ऊपर जो सेक्शंस लगाए गए जो मेरी FIR पर, वो अकॉर्डिंग टू लॉ क्यों नहीं थे? वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, वो जो प्रोसीजर है आपने पूरा करना है उसको। अगर मुझे कट शार्प पे जाया हुआ है तो पाकिस्तान पेनल कोड पे मेरे पास प्रोविजंस हैं जो आपने करनी है। अगर मैंने कोर्ट से जाके इंसाफ लेना है, फिर आप लोगों को बुलाना है हमने और आपने कहना है ये हो गया वो हो गया, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको वहाँ पर 6, 7, 8 9 मई के अलावा भी लगे, क्योंकि मैं तो सब में वकील था। आपने 25 मई 2022 के ऊपर 7, 8 लगाया, 6, 8 लगाया। आपने 17 मार्च 2023 को 6, 7, 8 लगाए। मैं इलेक्शंस के ड्यूरिंग इलेक्शन से चंद दिन कबल 9 मई के ऊपर 8 महीने बाद जैन कुरैशी और इन सब के ऊपर आपने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और उसके बाद आपने लगाया और जिसपे हमने बेलें करवाई और देन हम इलेक्शन पे दोबारा आए। ऐसे नहीं होता, ब्रेक पे जाना है, बुखारी साहब मोल्ड नहीं किया जाता, सबके लिए बराबर होता है। मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस बात करेंगे कि हुकूमत और मुस्लिम लीग नून खास तौर पर ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों हो रहा है, एक के बाद एक महाज खुद अपने लिए खोला जा रहा है, इसकी क्या वजह है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करेंगे इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पर जो पंजाब हुकूमत है, एक के बाद एक महाज अपने लिए खोलने का सिलसिला जो है वो जारी है। पहले अपोजिशन के साथ लड़ाई थी, अब वो लड़ाई जो है वो बढ़ती हुई उसका दायरा फैल रहा है। पैमरा की तरफ से ऑर्डर आ गया है कि जो अदालती कार्रवाई है उसको रिपोर्ट ना किया जाए। हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने हतक इज़्ज़त का कानून जो है वो पास किया है, जिसके हवाले से सहाफ़ती तंजीमें बाकायदा इन शकूक का इजहार कर रही हैं कि इसको पास किया गया है मीडिया को गैग करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही आज ये इतला आई है कि हुकूमत जो है वो 20 अरब रुपए का बजट मांग रही है इस हवाले से कि उसमें सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा सके। लेकिन यही सियासी जमात जिस वक्त अपोजिशन में थी, मुस्लिम लीग नवाज़, इनकी रहनुमा चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा, उनके इस हवाले से क्या ख्यालात थे, सुनिए। जहां पर लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो, तो वहां से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? जो बख्शीश से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मफाद में नहीं करते। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहां आप मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूं कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूंगी। बैरिस्टर साहब, ये वाली मरियम नवाज किधर है? ये वही वाली मरियम नवाज़ हैं जो आपको नज़र आई हैं और जिस तरह आवाम के ज़ख्मों पे मरहम रख रही हैं, जिस तरह डोर टू डोर जाके दहलीज़ पे
जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, अब तलबा के लिए काम किया जा रहा है, ITCT के हवाले से काम किया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट के हवाले से काम किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर मरीम नवाज़ जो है उस टाइम से आपको भी आज की मरीम नवाज़ हैं। सर, शख्सी आज़ादी, बुनियादी इंसानी हकूक़, जो आज़ादी इज़हार राय है, प्रेस फ्रीडम है, उसके गुण गाती हुई, उसको एडवोकेट करती हुई मरीम नवाज़ किधर है? आज भी वो मीडिया का जो एक बड़ा सेंट्रल रोल है उसको अप्रिशिएट करती हैं और ना सिर्फ उस रोल को अप्रिशिएट करती हैं बल्कि बड़ा मीनिंगफुल जो मीडिया का रोल है उसको वो अप्रिशिएट भी करती हैं। जहाँ तक आपने बात की डेफेमेशन बिल जो 2024 का आया है, देखें वो दैट मेनली पर्टेन्स टू सोशल मीडिया और रेगुलेशन होनी चाहिए। देखें दुनिया पूरी में रेगुलेशन हो रही है। येस आई नो कि अब आप कहेंगे कि वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे वो डील करता है, लेकिन मेरे ख्याल से बिल को अगर हम पढ़ें और उसको देखें तो एक डिफेंस मैकेनिज़्म उसके अंदर इंस्टेल किया गया है और डिफेंस मैकेनिज़्म ये है कि किसी का दिल करे, किसी का जो मुंह में बात आए या जो दिल में बात आए वो बैठे टिकटॉक पे बैठे, यूट्यूब पे बैठ के वीलॉग कर दे या ट्विटर पे ट्वीट कर दे। तो मुझे तो देखें प्रूव करने में इधर से उधर भागना पड़ेगा, लेकिन जो एक अपनी एलिगेशन इंसान लगा रहा है उसको ऑब्वियसली डेफेमेशन लॉ और ये जो बिलखसूस 2024 का पंजाब की हद तक है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी नहीं हमने वफाक में कोई ऐसी कानून साजी की है, ना ही बाकी सूबों में हुई है। नहीं, आप अभी फिल वक्त पंजाब की हद तक है। क्या दिल आज़ारी की बात की आपने, क्या एडवोकेट अली बुखारी साहब जो हैं वो अगर चाहें तो पंजाब में जाकर मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर ये केस कर सकते हैं कि फरा गोगी क्यों कहा जाता है, पिंकी पीरनी क्यों कहा जाता है, इससे तौहीन हुई है, ये केस कर सकते हैं? आप चलने देंगे? अगर 30 लाख भी जमा करवाएंगे, 6 महीने तक इसके ऊपर बात भी नहीं करेंगे, अगर आप उनको डिफेंड करेंगे तो आप पे 50,000 रुपए जुर्माना भी होगा। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं और आपने इसी कानून में देखा जब उन्होंने वो गुफ्तगू की तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं थी। नहीं, लेकिन मैं उस पर भी आपको देखें कैविएट है। मैं समझता हूँ कि मेरा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है कि वेदर यूर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर और नॉट, ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इस कानून में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कानून के अंदर JAC के साथ 5 दिन उनकी मशावरती मीटिंग्स भी हुई, अपोजिशन की जो स्पेशल कमेटी के मेंबरान थे वो उनके साथ भी हुई। उनमें से सिर्फ एक मेंबर मौजूद था, एक मेंबर बैरून मुल्क था और दूसरा मेंबर अपनी कोर्ट के किसी मैटर्स में वो लगे हुए थे और एक बड़ी मीनिंगफुल उनकी पीपल्स पार्टी आपस में मशरूत तौर पर आपके साथ हुकूमत आपको वोट दिया है, वो आपके साथ देखें वो रजा अरून साहब की रिजर्वेशंस थी। कल हम एक प्रोग्राम में भी थे, उन्होंने कहा कि मेरी ये रिजर्वेशंस हैं। चलें खोखर साहब से पूछ रहे थे। जनरली खोखर साहब, नून लीग का टॉलरेंस लेवल मीडिया के लिए, शख्सी आज़ादियों के लिए, आज़ादी इजहार राय के लिए अपोजिशन के मुकाबले में, जब ये अपोजिशन में थे उसके बाद जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं, डू यू थिंक इट्स द सेम? क्या वही इनका दिल है जो पहले दिल था इनका हुकूमत में आने से पहले? ये सियासतदानों के अंदर बड़ी कोताही है कि वो जब अपोजिशन में होते हैं तो ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जिससे हम ये तसव्वुर करने पे मजबूर हो जाते हैं कि इनसे बड़ा जमहूरियत का और इंसानी हकूक का अलमबरदार कोई नहीं। आपको याद होगा कि सिर्फ यही गुफ्तगू नहीं बल्कि इसके अलावा मरियम साहिबा मिसिंग लोगों के कैंप्स में भी जाती थी, वहां पर भी बैठती थी, उनसे भी इजहार हमदर्दी करती थी। और सिर्फ वही नहीं, दीगर अपोजिशन की जमातें जब अपोजिशन में थी उस वक्त तो वो भी इसी तरह के काम कर रही थी अपने क्रेडेंशियल्स को बेहतर करने के लिए। और माजरत के साथ इमरान खान साहब जब वो आज अपोजिशन में जो गुफ्तगू आज वो कर रहे हैं, जब हुकूमत में थे तो उनकी पार्टी भी ऐसे कवानीन, उनकी हुकूमत भी ऐसे कवानीन लेके आना चाहती थी कि जिसके जरिए मीडिया का गला घोंटा जा सके। तो हम हुकूमत में जब होते हैं तो उस वक्त हम एक अथॉरिटेरियन हमारा तशख़्ख़ुस चेहरा सामने आता है कि जिसमें हमें तनकीद बड़ी बुरी लगती है, और जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हम वो आज़ादी चाहते हैं। तो सियासतदानों को अपने जो दो चेहरे हैं, और ये हर जमात में मौजूद है, हर सियासी जमात का ये इशू है, ये सिर्फ उनको लोगों के सामने एक्सपोज करता है। ये जो कानून अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लेकर आ रही है पंजाब में, जिसका इतलाक होगा, इसका सिवाय इससे कि एक तो आप छोड़ दीजिए इस चीज को कि सहाफ़ी, मीडिया, सियासतदान, सियासी मुखालिफ, उनके साथ क्या बीतेगी। इससे तो आप इस मुल्क के आम टिकटॉकर्स, आम सोशल मीडिया यूजर्स जो फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट लगा देते हैं या कोई एक्स के ऊपर कुछ अपना कमेंट डाल देते हैं, ट्विटर पे डाल देते हैं,
ये उनके लिए भी है, और इस हद तक उनको इस कानून का दायराकार आगे बढ़ाया गया है कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज भी शेयर करते हैं जिसके अंदर कोई तज़हीक का अमल है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर दिया जाता है, तो उसके नतीजे में भी आप पकड़े जा सकते हैं। ये तो आम आवाम के साथ भी ये हालत होगी। और फिर इस कानून के अंदर जिस तरह परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कमेटी बनाई गई है, जो ट्रिब्यूनल के जो जज साहिबान हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका तरीक़ाकार बहुत कंट्रोवर्शियल रखा गया है। वो मेरे ख्याल से अदलिया की आज़ादी के ऊपर भी ज़र्ब लगाता है। और फिर उन जज साहिबान के ऊपर या जो मेंबर होंगे उनके ऊपर एक परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कमेटी बनाई गई है कि जो उनकी कारकर्दगी पे नजर रखेगी कि आपने 1 महीने के अंदर इतने लोगों को सजा देनी थी और आप इतनों को नहीं दे पाए, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी नहीं है, और फिर उसमें हुकूमत का कंट्रोल भी मौजूद है, और फिर साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज का जिक्र किया गया है। अब देखिए उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज को जो फैसिलिटी दी गई है वो ये है कि सदर, वजीर आजम, वजीर आला, इन लोगों को कि इनको अदालत जाने की भी जरूरत नहीं है, इनको अस्तशना हासिल है, और ये सिर्फ अपना एक नुमाइंदा वहां पर भेजेंगे, जो नुमाइंदा वहां पर जाकर इनकी तरफ से शिकायत करेगा, और अगले आदमी को फिर लीव, इस कानून के अंदर एक और मज़ाक़ खेज चीज ये है कि उसमें आपको लीव टू डिफेंड हासिल करनी पड़ेगी पहले। आप ऐसे अपने आप को वहां पर डिफेंड भी नहीं कर सकते। और तो इस किस्म का जो कानून है, इससे मैं समझता हूं कि मुल्क के अंदर जो हमारी जो शख्सी आज़ादियां हैं वो मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज होंगी। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मुतल्लिक है, ये कानून उससे मुतसादिम है। मैं ये भी समझता हूं कि पंजाब हुकूमत और उसके पास ये इख्तियार भी नहीं था कि वो ये कानून बना सके, और इसके रिप्रिकॉशंस जो हैं वो फेडरेशन के बाकी हिस्सों में भी होंगे। और ये आज वो पाकिस्तान बार काउंसिल की मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कि वो अदालतों में जाएंगे इस कानून के खिलाफ, और मीडिया तंजीमें भी जा रही हैं, तो आई एम होपफुल दैट कि ये इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा कोर्ट्स की जानिब से। सही। एडवोकेट अली बुखारी साहब, आपसे सवाल करने से पहले मैं ज़रा सुनवाना चाहता हूँ, मरीम नवाज साहिबा ने उसी वक्त गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा था कि ऐसे ऐसे कानून बनाने क्यों पड़ते हैं। सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब, मरीम साहिबा ने क्या कहा। लेजिस्लेशन की बात करते हैं, जब लेजिस्लेटर्स ही किसी की भीख में दी हुई वोट, जिसके 2000 थे, उसने हाथ जोड़े कि प्लीज मैं हार रहा हूं, मेरा कुछ करे, उसके 20,000 कर दिए। कोई जीतने वाले के 40,000 वोट थे, उसका 1 0 कैंसिल करके उसके 4,000 कर दिए। जब इस तरह से भीख में लेजिस्लेटर्स सीट्स लेकर MNAs की, MPAs की आएंगे, उनसे आप क्या लेजिस्लेशन की तवक्को रखेंगे? वो तो फिर वही वाली लेजिस्लेशन करेंगे जो उनके गुनाह को छुपाएगी। वो PFUJ के लिए, सहाफियों के लिए, कौम के लिए तो कोई लेजिस्लेशन नहीं करेगी। तो बुखारी साहब, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप को मुकदमा ले जाएं मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, या फिर आइन का आर्टिकल 8 है जो ये कहता है कि इसके बाद बुनियादी इंसानी हकूक़ शुरू होते हैं, और बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम जो आइन में दर्ज है कि पाकिस्तान के अवाम को हासिल होंगे, उनसे मुतसादिम कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। क्या करेंगे आप? बिल्कुल जी, मैं इसमें बड़ा बिल्कुल क्लियर व्यू है कि ये जो लॉ बनाने जा रहे हैं ये इनफैक्ट ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल बरक्स है। उसका स्पिरिट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि आपको जो फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं, पूरा चैप्टर है उसका, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें आती हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर। आप किसी की ज़ुबान पर ताला नहीं लगा सकते। ये चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, हमारा प्रोटेक्शन, हमारा इज़्ज़त जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इवन एंड अदरवाइज़ आपको ये राइट है। तो जब भी इसकी अल्ट्रा वायरस को चैलेंज किया जाएगा तो ये सस्टेन नहीं कर सकता। मेरा अपना इस पर लीगल व्यू बड़ा क्लियर है कि आप जब भी इसको चैलेंज करेंगे तो अदालतें जो हैं वो इसको अंडू करेंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का कानून तो शायद वेबडो वगैरह हम सुनते थे बनाए गए थे, या कश्मीर में बनाए गए थे अपने मुखालफिन को, या जो तहरीक आज़ादी थी जिसको हम कहते थे उसको दबाने के लिए। सो ये हमारे जो भी लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बरक्स बनाया जाएगा वो अंडू हो जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल क्राइटेरिया। इसको मैं बिल्कुल यहाँ तक फुल स्टॉप करूँगा कि इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट जो है उसके ख़िलाफ़ है,
और ये सर्वाइव नहीं कर सकता। आप लोगों ने सेक्शन 215 जो इलेक्शन एक्ट 2017 का है उसको चैलेंज किया कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आइन का आर्टिकल 17 जो प्रॉमिस करता है और जो तरीक़ाकार के किसी पार्टी को बैन किस तरीके से करना है वो सेक्शन 215 और इलेक्शन एक्ट के जो कवानीन है मातहत लेजिस्लेशन उसके ज़रिए सब कुछ तो किया गया है। नहीं, वो तो देखें उसको मिसयूज़ किया गया, मैं उसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ। वो जो सेक्शन आपने रेफ़र किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से बरक्स कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके कुछ लाजमात हैं वो पूरे होने लाजमी हैं। आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि पिक एंड चूज़ करें और खुद साख्ता बना के कर दें जैसे। सो ये तो वो तो इम्प्लीकेशन ही ऑल टुगेदर अनदर थिंग है। वैसे मैं उस पर आ जाऊँ कि जो ECP है हमारा जो इलेक्शन एक्ट के तहत आया हुआ वो सिर्फ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके ओवर एंड अबव कुछ भी नहीं है। उनके पास सिर्फ इतनी पावर है फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए, उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें साथ आ दैट टेक्स मी गई टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फ्री फेयर इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, अब ये सारा मामला जाहिर है कि उज़रदारियाँ चल रही हैं। इस्लामाबाद के 3 हल्के इस वक्त उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त है अदालती महाज पर। आई एम नॉट श्योर, बैरिस्टर साहब से पहले ये राय ले लेंगे हम इस पर बात कर सकते हैं या नहीं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हुए या नहीं हुए, एडवोकेट अली बुखारी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे हल्का NA 48 से। तो बुखारी साहब आपने प्रोग्राम के शुरू में स्टेटमेंट दी कि 17 सीटें जीती हैं इन्होंने, ये आप कैसे कह रहे हैं 17 सीटें जीती? देखें वो तो मरियम बीबी ने बता दिया आपको, भी आप ही के प्रोग्राम में उनका आपने एक पुराना इंटरव्यू जो है वो लगाया और उन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे करना 2021 में, और वही आगे आप 2024 में उन्होंने एग्जीक्यूट करवा दिया। कैसे करनी पड़ती है? जी 2024 में उन्होंने एग्जीक्यूट करवा दिया। बड़ी सिंपल सी बात है सर, मैं NA 48 से कैंडिडेट था, मैं ये सारे फॉर्म्स लेके आया। आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन द होल पाकिस्तान। फुल स्क्रीन पे दिखाएंगे कागजात का एक बहुत बिल्कुल जी, मैं पूरा लेकर आया हूँ सारे के सारे, दीज आर विद मी। इसमें ओरिजिनल फेक कंपेयर करके विद फुल आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दिस। ये हम ने सबसे पहले, मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ जिसने सुबह 7 बजे से पहले 6 बजे सारे फॉर्म पूरे 261 अपने पोलिंग स्टेशन के ये जरा दिखाएं ना, बैरिस्टर साहब को भी दिखाएं जरा। मैं कॉपीज इनको पूरी देख के जाऊंगा जी। दिस इज पूरे फॉर्म 45 हैं जी हमारे, जो 261 कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी के 48 के थे, और जो फेक बनाए गए उनकी भी पूरी कॉपीज जो ECP ने अपलोड किए हमने डाउनलोड करके उसका कंपैरिजन बताया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या फोर्जरी कटिंग स्वैपिंग की गई। So this all record, color record is in front of Islamabad High Court। बड़े सख्त बात की है कि इसका फॉरेंसिक होगा, इस पर हल्फ लिया जाएगा, कुरान उठवाया जाएगा। देखें जी, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो झूठे कुरान हल्फ उठा के 99 नाम अल्लाह के नीचे असेंबली में बैठ गए हैं, खाना काबा चले जाते हैं, अल्लाह का घर है, उससे बड़ी जगह तो कोई भी नहीं है। ले जाएं, आप भी विटनेस हो जाएं, मुस्तफ़ा साहब भी हो जाएंगे, बैरिस्टर साहब भी हो जाएंगे, हम चले जाएंगे और वहाँ पर टेलीकास्ट हो जाएगा। दिस इज़ नॉट, ये अब बात यह है कि आप इस पे हल्फ देने के लिए तैयार? जनाब बिल्कुल मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूँ, खाली मैं हल्फ नहीं दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह के घर चलेंगे, वहाँ भी जाके देंगे हल्फ। आप ज़रा मेरे जो मुखालफ जिनको जिताया गया फॉर्म 47 के ज़रिए, उनको आज तक कोई प्रोग्राम तो बता दें। मैं तो डे फर्स्ट से आ रहा हूँ, मैंने कहा मैं पाकिस्तान का पहला शख्स हूँ जिसने सबसे पहले अपनी वीडियो अपलोड की फॉर्म 45 टेबल के ऊपर रख के कि ये पड़े हुए हैं, और मुझे रेंजर्स ने RO के पास अंदर नहीं जाने दिया। और मैंने कल कोर्ट में भी ये कहा कि RO की तो मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी, RO साहब तो मेरे सामने भी नहीं आए, स्क्रूटनी हुई, इतना कुछ हुआ, अदालत में भी पेश नहीं हुए। वो अदालत में पेश नहीं हो रहा, अदालत में, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के हल्के से लड़ रहे जी, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से एक अर्ज कर दूं कि मुझे कोर्ट ने कहा जी RO नहीं आता, इसलिए एडवर्टाइजमेंट कर दें PTV में, जियो में। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कह दूं RO साहब 28 से डेट है, आगे आ जाइएगा हाई कोर्ट। 28 मई को RO साहब के लिए भी जनाब। खोखर साहब, ये बुखारी साहब के फॉर्म 45 आपने देखे हैं, ये दुरुस्त है नहीं है? आपके पास भी तो फॉर्म 45 होंगे, आप इन 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे थे। जी बिल्कुल, जो मेरे पास रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो मेरे पास फॉर्म 45 हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद के इन 2 हल्कों से, जहां से मैं भी कंटेस्ट कर रहा था, इलेक्शन नहीं जीती। वहां से इलेक्शन एक हल्के से शोएब शाहीन साहब और दूसरे हल्के से अली बुखारी साहब इलेक्शन जीते।
और इस्लामाबाद के जो लोगों का मैंडेट है, जिस तरह बाकी पूरे मुल्क में दिन दहाड़े उस पर डाका डाला गया, मैं कम से कम ये तवक्को नहीं करता था कि इस्लामाबाद में जहां पर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, जहां पर तमाम जजों की रिहाइशगाहें मौजूद हैं, वहां जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है और डे लाइट रॉबरी इस तरह की जाएगी इस्लामाबाद के लोगों के मैंडेट पर। बाहर तौर मैं ये समझता हूँ कि वो इलेक्शन, उसमें लोगों ने तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के इन 2 हलकों के तो मैं विटनेस हूँ कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जिताया और मैं उसमें अपनी शिकस्त भी तस्लीम करता हूँ। और जो बेहतर रास्ता है वो यही है कि, और आखिरकार अगर हम सियासत में तो हमारा तो पहला असूल ये होना चाहिए, और है भी सही, कि अवाम की राय के सामने हमारा सर तस्लीम खाम है। चाहे हमें हमारा मुखालिफ जितना मर्जी है उसकी सियासत से इख्तलाफ हो, लेकिन अगर अवाम ने उसकी हक में फैसला दिया है तो फिर उसको कबूल करना चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए। तो और अदालत ने जैसे कहा कि हल्फ भी होगा, आप कुरान के ऊपर हल्फ भी देने के लिए तैयार हैं? ये फॉर्म 45 जो आपके पास है, ये दुरुस्त है, इनमें फोर्जरी नहीं हुई? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ना सिर्फ हल्फ देने के लिए तैयार हो, इस मुल्क के अंदर तो लोग खुदा माफ करे झूठे कुरान उठाने में भी खास महारत रखते हैं, लेकिन मेरा ज़मीर भी मुतमईन होगा कि मैं एक दुरुस्त बात कर रहा हूँ और हक सच पर मबनी बात कर रहा हूँ। बैरिस्टर साहब, मामला सब्जुडिस है, इस पर मैं ज़रा कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज तीनों हल्कों का ऑब्वियसली 28, 29, 30 गालिबन मेरे ख्याल से आपकी हेयरिंग डेट्स हैं। जहाँ तक थोड़ा सा सेंसेशनलाइज हो रहा है मामला सारा, इन्होंने पिटिशंस की, इनका लीगल हक है, फॉर्म्स मौजूद हैं, इनका लीगल हक है, कंपैरेटिव मौजूद हैं, बहुत अच्छी बात है, इनका लीगल हक है, उसका फोरेंसिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, नो डाउट। लेकिन थोड़ा सा आई थिंक जिस सब्जुडिस मैटर की आप चाह रहे हैं ना कि बात ना करें हम, ये नहीं, ये फिर भी मामला सब्जुडिस है। मेरी देखें, एक कोर्ट कोई भी हो, कोर्ट को मैं उसी पे ही आ रहा हूँ सर, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। देखें, अदालत के अंदर बात हो रही, क्योंकि आप भी कोर्ट रिपोर्टिंग को देखते हैं, तो अदालत में कुरान पे हल्फ होगा, मैं अरेस्ट वारंट जारी कर दूंगा, मतलब ये इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स 2017 के तो मैंने कोई चीज़ नहीं देखी। मैंने बाकायदा मुतालिया किया और मैं इलेक्शन लॉज की प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ, और अभी से नहीं 2013 से करता रहा हूँ। तो मैं तो देख रहा हूँ कि सेक्शन 146 सब सेक्शन 2 मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि एक्स पार्टी डिसाइड होगा। मतलब रिपोर्टिंग भी इतनी गलत हुई कि उस पर कहा कि जी आरओज़ के अरेस्ट वारंट जारी हो गए। सर आप ही मुझे बता दें, क्योंकि आप तो खुद पिटिशनर हैं उसमें, कि अरेस्ट वारंट तो जारी नहीं हुए, और अरेस्ट वारंट आई थिंक कि जारी हो भी नहीं सकते। एक एक्स पार्टी जो है उनके नोटिसेस होते हैं, और इसका वो नोटिस समन्स का प्रोसीजर है वो चलेगा, और उसके बाद फिर एक्स पार्टी डिसाइड हो जाएगा। हम इस पर्टिकुलर केस से हट के बात कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अब बहुत सारे लोग जो आपकी जमात के, अब चले उन्हें डिसिडेंट्स कह सकते हैं, वो तो कहते हैं कि मैं ये बात मानता हूं मियां साहब भी अपना इलेक्शन नहीं जीते। मैं ये बात मानता हूं कि कुछ इलेक्शंस में इरेगुलरिटी ज़रूर हुई होंगी, कई हलकों में हुई होंगी, लेकिन उसका जो लीगल रिकोर्स दिया गया है वो इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान की 76 साला जो हमारी हिस्ट्री है, आप कोई भी इलेक्शन उठा के देखें, पूछे ना 2018 के इनसे कि इलेक्शन कैसा था 2018 का। मैं तो 2018 के बाई इलेक्शन मैंने खुद कंटेस्ट किया, और इसी तरह पूछे ना 2013 का इलेक्शन किस तरह था, उसी पे चले जाएं 2008 का इलेक्शन किस तरह था। फिर सर ये बात ना करें, अगर इलेक्शन देखने हैं तो फिर मुस्तफ़ा साहब भी ये बात बताएं कि 76 साल से जो पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में हो रहा है, वो फिर ये आज के फॉर्म 45 और फॉर्म 47 नहीं याद आने चाहिए। ये साल में पूरे फॉर्म 45 और पूरे फॉर्म 47 करें करते हैं। कम से कम तीन इलेक्शंस तो मैं आपको 2008, 2013, 2018 और फिर ये चौथा इलेक्शन, 4 इलेक्शंस का तो मैंने खुद एज अ रिपोर्टर कवर किया है। इरेगुलरिटीज होती हैं, लेकिन फॉर्म 45 पहली मरतबा आया ना लोगों के पास। आई थिंक अवेयरनेस फॉर्म 45 की पहली दफा ज्यादा आ गई है। इससे पहले माजरत के साथ 2013 के इलेक्शन में मैं खुद कैंपेन मैनेजर था, एक बड़ी शख्सियत हैं उनके इलेक्शन में, जो कि वफाकी वजीर दाखिला भी थे पहले 2000 अली खान। आप नाम मैंने यकीन करें, मैं नाम लिए बगैर मैंने उनके डब्बे की वोटें चेंज होते हुए देखी। उस टाइम पीटीआई के कैंडिडेट की प्रोविंशियल सीट पे 529 वोटों का फर्क था सर, और मैंने इलेक्शन पिटिशन की और बाद में पिटिशनर को ही साइडलाइन कर लिया गया। तो ये तो इलेक्शन कमीशन, आई एम नॉट सेइंग लुक, नो टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, एंड दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग टू यू कि अगर यहाँ पे इरेगुलरिटीज हुई हैं
तो वो प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया है। लेट दैट प्रोसीजर कम टू अ कंक्लूजन। इसको प्रेस देखें, मीडिया भी जब इसको प्रेस कर रहा है वो इस वजह से नहीं कर रहा। देखें अभी पतन कोलिशन ऑफ 38 उनकी रिपोर्ट देखी है, फाफिन की रिपोर्ट देखी है। फाफिन की रिपोर्ट में ही तो आया है कि इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज 76% जो हैं वो हुई हैं। केपीके में भी EU का ऑब्जर्वर मिशन जो है उसकी रिपोर्ट आपको उन्होंने दिया, आप वो पब्लिक कर दें, आप लोगों को बता दें कि EU के अलावा इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठता है सर। के जो लोग सर यहाँ पे थे इस और मैं कई इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को 2018 के इलेक्शन में जानता हूं जो कि मुख्तलिफ यूरोपियन एम्बेसीज के यहाँ पे थे और पिंडी के गिरदे नवा के हल्कों में थे। और यकीन करें कि इलेक्शन से 3 दिन बाद की मेरी फ़्लाइट थी, मैं बैरून मुल्क जा रहा था, मेरे साथ वो फ़्लाइट पे थे। और उन्होंने कहा, मैंने उनको पूछा, मैं बैरिस्टर दानियाल के हल्के का पूछता हूँ, बताता हूँ आपको, उस पर मैंने कहा, और उस पर वो इलेक्शन ऑब्जर्वर थे एक यहाँ के सफारत खान में, उन्होंने कहा हमें पता है कौन जीत रहा था और किसको जिताया गया। सर छोड़े ये 76 साल जो हिस्ट्री है ना, इसमें इलेक्शन माजद के साथ द प्रोसीजर्स बीन लाइक दिस एंड आई थिंक पॉलिटिशियंस को आके एक जगह बैठ के इस वंस एंड फॉर ऑल इस पूरे पेंडोरा बॉक्स को क्लोज करना चाहिए। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं, जैसे राणा साहब ने इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 करें। आए, क्यों किसी थर्ड फोर्स को आप दावत देते हैं और आप क्यों उनको इनवाइट करते हैं कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स। बुखारी साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 क्या आप मौजूदा हुकूमत के साथ करने के लिए तैयार हैं? देखिए जी, मौजूदा हुकूमत का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनकी अपनी लेजिटिमेसी ही अंडर क्वेश्चन है। किसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ख़त्म की थी? आप रिफॉर्म्स ऐसे नहीं लेकर आ सकते कि आप अपनी मर्जी के आरओज़ बैठा दें। हम तो कहते थे जुडिशरी को आरओज़ बनाएं। हमारी रिट पिटीशन मौजूद है, उमैर नियाज़ी बैरिस्टर की तरफ से थी। हाई कोर्ट ने इस पर ऑर्डर किया कि यार जुडिशरी आपके क्यों नहीं बैठती है। जुडिशरी बैठने को भी तैयार थी, आपको बलूचिस्तान ने दिए, आपने जानबूझ के ये करने के लिए आपने आरओज़ किसको रखा, जो आपके ADCG हैं, जो आपके ADCR हैं, जो सरकारी मुलाजम है, जुडिशरी से तल्लक नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, 2013 के इलेक्शन में 126 दिन के धरने के बाद 4 जो डब्बे हैं वो खोले गए 4 सीट्स के, चारों किस किस की निकली। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फॉर्म 45 जो अब भी आया उसके बाद देख लें, 8 फरवरी के बाद 2 इलेक्शन हो चुके हैं। सही, उन 2 के अंदर हुआ क्या? उन 2 के अंदर फॉर्म 45 से भी आगे चले गए आप 2 कदम उठ। तो ऐसे तो नहीं होता। वक्त खत्म हो गया। बैरिस्टर अकील साहब हमारे साथ थे, एडवोकेट अली बुखारी साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब। जब इस सारे मामले के ऊपर प्रेस किया जाता है, लुब्बे लुबाब ये है कि हुकूमत एक के बाद एक महाज अपने लिए खोल चुकी है सहाफ़ियों के साथ। सहाफ़ी लाहौर में सरापा एहतजाज हैं, गैलरी से वॉकआउट किया। पाकिस्तान में अपोजिशन के साथ लड़ाई जारी है, जजेस के साथ। ये तमाम मामला, इसमें कम अज़ कम जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, सरमायाकारी और मईशत, उसकी बहाली मुमकिन नहीं है और सफ़र इसकी वजह से आवाम कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।